हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बहू ने किया भूत पर केस। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। सुबह के 8:30 बज रहे थे कि धर्मेश जी के घर के बाहर में आकर एक गाड़ी रुकी। धर्मेश जी के घर के दूसरे मंजिल से उनकी छोटी बहू सुधा बहुत स्पीड से उतरते हुए नीचे आई और कार का दरवाज़ा खोली और अंदर बैठ गई। गाड़ी आगे बढ़ गई। धर्मेश घर में हॉल में ही बैठे थे। हॉल की खिड़की से देख रहे थे कि कौन सी गाड़ी आकर बाहर रुकी है। समझने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें अपनी छोटी बहू सुधा घर से जाती दिखी। सुधा इतना सवेरे अचानक से कहाँ चली गई? किसकी गाड़ी रुकी थी? सुधा गई तो घर के कपड़े में ही थी। क्या हुआ? नहीं हुआ। धर्मेश जी नीचे हॉल से ही बैठे बैठे अपने छोटे भाई मुकुल, जो दूसरी मंजिला में सुधा का पति था, उसको फ़ोन किया। और मुकुल कैसा है? मुकुल बोला, हाँ भैया मैं अच्छा हूँ। धर्मेश जी बोले, सुधा कहाँ गई? मुकुल बोला, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कहाँ गई है? रमेश जी भी आगे कुछ नहीं बोले और फ़ोन रख दिया। इधर मुकुल भी फ़ोन रखने के बाद थोड़ा परेशान हुआ। आखिर सुधा कहाँ गई? इतनी सुबह सुबह ना कपड़े बदले, ना नहाई, ना तैयार हुई, अचानक कहाँ चली गई? क्या बात है? उसने सुधा को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन सुधा ने फ़ोन नहीं उठाया। मुकुल ने उसे लगातार 5-6 बार फ़ोन किया, लेकिन सुधा फ़ोन नहीं उठाई। इधर गाड़ी में बैठकर सुधा सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस स्टेशन में पहुंचकर वहां पर बैठे इंस्पेक्टर्स के सामने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। जब सुधा रिपोर्ट दर्ज कर रही थी तो इंस्पेक्टर बड़े कसमकस में थे। वह रिपोर्ट दर्ज करना नहीं चाहते थे, लेकिन बहुत जोर देने और किसी भी तरह से हालात से टस से मस न होने पर आखिरकार इंस्पेक्टर को उनकी रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ी। इसके बाद सुधा को इंस्पेक्टर ने सरकारी अस्पताल में भेजा, जहां उन्हें इस बात की पुष्टि करनी थी कि सुधा के साथ मारपीट की गई है। सुधा सरकारी हॉस्पिटल गई, जहां पर उसके शरीर पर पड़े निशानों को और सर पर आई सूजन को देखकर यह कन्फर्म किया गया, यह रिपोर्ट बनाया गया कि सुधा के साथ अत्यधिक मारपीट की गई है। सारे रिपोर्ट होने तक दिन के लगभग 1 बज गए। इधर पुलिस थाने से धर्मेश जी, उनकी पत्नी मुकुल को फ़ोन करके पुलिस स्टेशन बुलाया गया। बोला, अब जल्द से जल्द आधा घंटा में पुलिस स्टेशन आए। धर्मेश जी बहुत ही मुश्किल हालात में थे। क्या हो गया? पुलिस स्टेशन से फ़ोन क्यों आया है? उसने मुकुल को बुलाया। बोला, सही सही बताओ मुकुल, क्या हुआ है? मुकुल बेशर्मी से बोला, कुछ नहीं भैया, बस मेरी और सुधा की थोड़े झगड़े हो गए थे। धर्मेश बोले, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हुआ था कि कुछ और हुआ था? मुकुल ढिठाई से बोला, नहीं थोड़ा बहुत था, उस पर हाथ उठ गया था। धर्मेश जी समझ गए कि उनका सनकी भाई क्या किया होगा। बोला, आधा घंटा में तैयार हो, पुलिस स्टेशन जाना है। मुकुल बोला, पुलिस स्टेशन क्यों? धर्मेश जी बोले, स्टेशन से फ़ोन आया था, हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। अब हम चलें पुलिस स्टेशन? आप थोड़ा सा जो मारपीट किए हैं वह थोड़ा सा का असर थोड़ा सा आया है। चलें या फिर ससुराल वालों को यहाँ पर बुलाकर आपको गोद में उठाकर ले जाया जाएगा? इतनी इज्जत और देनी है क्या हमें? धर्मेश जी की गुस्सा को देखकर मुकुल कुछ बोला नहीं। मुकुल, धर्मेश जी, उनकी पत्नी तीनों थाने पहुंचे। तब तक उधर से सुधा उसके पिता और उसका भाई के साथ वह थाने सरकारी अस्पताल से पहुंच चुकी थी। सरकारी अस्पताल में पुष्टि कर दी गई थी कि सुधा के साथ मारपीट की गई है। मुकुल सुधा को देखा तो उसके पास गया और बोला, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते? इसका मतलब यह थोड़ी होता है कि इस तरह से केस किया जाए। पुलिस थाने में घर की बात लाया जाता है क्या? सुधा का पिता बोले, शर्म नहीं आती कि शर्म को जाकर बेच दिए? इतने बेशर्म निर्लज आदमी थे नहीं, पहले से थे या अब बन गए हो? मुकुल बोला, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। सुधा के पिता बोले, खबरदार चुप रहो, यह मत भूलो तेरी पत्नी पहले मेरी बेटी है और मैं तुम्हें उसके लिए पसंद किया था। मुझे तुम्हें देखकर लगा कि तुम इंसान हो, बाद में पता चला कि जानवर हो। इंसानियत का तो कहीं दिखता नहीं। मुकुल जैसे मुंह कुछ बोलने के लिए खोला। सुधा के पिता बोले, आवाज़ ऊंची किया तो मैं यही पुलिस स्टेशन में ही तुम्हें वैसे ही मारूंगा। तुम्हें बखूबी याद आएगा कि मेरी बेटी को तुमने कैसे मारा था। मुकुल शांत हो गया। धर्मेश ने सुधा को बोला, बहू ऐसी बात क्यों करती हो? सब ठीक है? नहीं है बेटा, तुम मेरे को बोलती, मैं बातें सुलझा देता। मैं तो तुम्हें पहले भी कहा था, कुछ भी हो मैं बैठा हूँ, मेरे रहते कुछ नहीं होगा। सुधा बोली, तो फिर रात को आप कहाँ चले गए थे? जिंदा थे या मर गए थे? धर्मेश चुप हो गए। मुकुल ने आवाज़ उठाने की कोशिश की। सुधा ने बोला, यह कोशिश मत करना, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी। सुधा की सरकारी रिपोर्ट भी साबित कर दिया है कि मेरे साथ मारपीट की गई है। अब तो केस पक्का बनता है। अब तो धर्मेश और मुकुल का भी हाथ पैर फूल रहे थे।
मर्द औरत के सामने घर में कितना भी शेर बन जाए, एक औरत के सामने कितना भी मजबूत बनकर उसको जानवरों की तरह मार ले, लेकिन जब बात थाने और पुलिस और कोर्ट कचहरी तक आती है तो उसके भी हाथ पैर सूज जाते हैं। धर्मेश नकली हंसी हंसते हुए सुधा के पिता से कहा, हा 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 पापा जी, आप तो जानते हैं इतनी बड़ी बात नहीं है। यह मुकुल ऐसा बुरा आदमी नहीं है, मुकुल बहुत अच्छा है। वह हमारी दादी जी है ना, वह इस समय पर बहुत रुष्ट हो जाती है। वह ऐसे ही पर्व दशहरा के मौसम पर शांत हो गई थी। जब भी हमारे घर में दशहरा का समय आता है तो हमारे घर में ना कुछ कलेश हो जाता है। वह उनकी वजह से है। सुधा बोली, भैया अगर ऐसी बात है तो फिर आपका नाम और आपकी पत्नी के नाम तो केस बनता ही नहीं है। फिर मैं आपका नाम, आपकी पत्नी का नाम हटवा कर आपकी स्वर्गीय दादी और आपके भाई मुकुल पर केस करती हूँ, है ना। मतलब यह सब करवाने के लिए जिम्मेदार आपकी दादी और आपका भाई मुकुल है ना। सही बात है ना। धर्मेश जी बोले, बेटा कैसी बात करती हो। जो मर गया उसे क्या बोलना, जो चला गया उस पर क्या बोलना, क्या उसके नाम को बदनाम करना। सुधा बोली, अभी तो आप उनका नाम लेकर बचाव की कोशिश कर रहे थे, खुद को बचाव में उनका नाम ले रहे थे, तो ठीक है, मैं उनका नाम ली तो बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। आप करो तो बहुत अच्छी बात है, मैं करूँ तो बहुत गलत बात है। ऊपर जाकर भी शांति नहीं मिली है, ऊपर में बैठकर तांडव की जा रही है। जीते जी तो बहुत तांडव मचाया होगा। धर्मेश जी समझ गए कि इस बार ये दाल नहीं गलेगी। दरअसल धर्मेश जी के परिवार में धर्मेश जी, उनकी पत्नी और उनका छोटा भाई मुकुल था। माँ पिता रहे नहीं थे, लिहाजा धर्मेश जी अपने छोटे भाई की शादी सुधा से करवाए थे। मुकुल थोड़ा सनकी था, किस बात पर सनक जाए कहना मुश्किल था। एक साल ऐसे ही मुकुल ने अपनी पत्नी से मारपीट की। सुधा के धर्मेश को बताने पर धर्मेश ने कहा कि ये उनकी स्वर्गीय दादी की वजह से होता है। वो इसी समय शांत हुई थी, इसलिए घर में ऐसे मारपीट हो जाता है। पर तुम चिंता मत करो, मैं मुकुल को समझा दूंगा, आगे से ऐसे नहीं होगा। सुधा मान गई। उस हादसे के 2 साल बाद मुकुल फिर सुधा से बुरी तरह से मारपीट किया। सुधा इस पर अपने घर में माँ पिता को भी बताई और साथ ही साथ अपने पति के खिलाफ केस भी दर्ज कराई। सुधा बोली, मैं तो सिर्फ स्वर्गीय दादी वसुधा जी पर केस कर रही हूँ कि जितने भी मेरे से मारपीट की गई है उसकी जिम्मेदार हुआ है। उन्होंने सारा साजिश की रचना की और मेरे पति को उकसाकर उससे यह कांड करवाया। इंस्पेक्टर जी को बात बहुत कुछ समझ में आ गया और वह बोले कि यह तो बहुत गलत बात है। ऐसी बात का आप दुहाई देते हो, अपने घर में कुछ गलत हो तो उस बात को रोकना आपका काम है। आप बड़े हैं, लेकिन अपने भाई को उसके गलत हरकत पर भी आप उसे नाराज़गी या उसके सबक सिखाने या समझाने सुधारने की जगह पर आप अपने मरे हुए पितरों को दोष देकर कितना गलत कर रहे हैं। शर्म नहीं आती। इसके बाद धर्मेश जी बोले कि मुझसे एक गलती हो गई। इस बात का मुझे दुहाई देना गलत है कि यह सब हमारे घर में हमारे पितरों की वजह से हो रहा है। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं मानता हूँ कि मेरे भाई से गलती हुई है। यह गलती नहीं है, सुधा अचानक से बोली। यह गलती नहीं है, यह बहुत घटिया जुर्म है। गलती का नाम मत दीजिए। धर्मेश सुधा के सामने दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा। तुम जो सज़ा दो मुझे मंजूर है। अगर यह सब हुआ तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूँ। मैं ही इस तरह के बहाने बनाकर अपने भाई को कहीं ना कहीं यह दिलासा दिया कि कुछ भी गलत हो मैं तुम्हें बचा लूँगा। मैं गलत था, मेरा भाई दोषी है। तुम जो चाहो कर सकती हो, मैं तुम्हारा दोषी हूँ बेटा, और इस मुकुल को उसकी सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। मुकुल अपने हाथ से पूरा मामला निकलता देख दोनों घुटनों पर बैठते हुए बोला, सुधा मुझे माफ़ कर दो। यह गलती नहीं है, यह मेरा गुनाह है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ यह मेरा आखिरी बार है। अब मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। हाथ उठाना तो दूर, कभी ऊंची आवाज़ में भी तुमसे बात नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो। पुलिस भी कहाँ चाहती है कि एक परिवार टूटे, वह भी तो कहीं ना कहीं 1-2 बार कोशिश करते हैं कि परिवार बच जाए। इंस्पेक्टर ने भी कहा, सुधा मैं आपको सलाह नहीं दे सकता, लेकिन एक निवेदन जरूर करता हूँ कि अगर ये माफ़ी मांग रहा है तो एक बार आप उसे एक और मौका देकर देखो, शायद चीज़ें संभल जाए। सुधा अपने पिता और भाई की तरफ देखी। पिता और भाई ने सुधा को बोले, सुधा तेरा जो मन है तुम कर सकती हो, यह तुम्हारी ज़िंदगी है, लेकिन तेरा ज़िंदगी के फैसले में जब भी कोई फैसला लो उसके साथ में तुम्हारा पिता और भाई हमेशा खड़ा रहेगा। अगर तुम एक मौका देना चाहती है तो भी मुझे मंजूर है, और अगर तुम इसे सज़ा दिलवाना चाहती हो तो भी तुम्हारा पिता तेरे साथ है। सुधा मुकुल की तरफ देखी, बोली, मुकुल तेरी गलती, तेरा कांड, तेरा गुनाह मैं माफ़ नहीं कर सकती। तुमने अपना भरोसा, अपना अहमियत मेरी ज़िंदगी से ख़त्म कर ली है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ।
फिर इंस्पेक्टर की तरफ मुड़ते हुए सुधा बोली, सर मैं चाहती हूँ कि आप एक रिपोर्ट दर्ज करो कि आगे जाकर कभी भी मेरी असमय मृत्यु हो या किसी एक्सीडेंट में मृत्यु होती है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरा पति होगा। धर्मेश जी बोले, बेटा यह क्या करने की ज़रूरत है? क्या तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है हम पर? सुधा कही, एक बार आप पर विश्वास मैंने किया था, यह दूसरी बार है। और जो एक बार अपना भरोसा तोड़ दे उस पर बार बार भरोसा करना अपने ऊपर हुए हादसों को दोहराने के बराबर है। मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकती, आपने अपना भरोसा खुद तोड़ा है। इंस्पेक्टर ने सुधा की लिखित रिपोर्ट लिख ली कि आगे जाकर सुधा की मृत्यु किसी भी तरह का एक्सीडेंट में होता है या किसी तरह को उसे कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उसका पति होगा। उसके बाद सुधा धर्मेश और मुकुल के साथ घर वापस आई, लेकिन इस बार सुधा वह सुधा बनकर वापस नहीं आई थी। इस बार वह मुकुल की पत्नी बनकर नहीं आई थी, इस बार वह सिर्फ सुधा बनकर आई थी। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।